नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। देहरादून में हुई रोजगार गारंटी परिषद की बैठक। ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने की अध्यक्षता। बैठक में की गई विकास कार्यों की समीक्षा। मीटिंग में भविष्य की योजनाओं पर मंथन हुआ है। रोजगार सेवकों के पदों पर नियुक्ति के निर्देश जारी हुए। उत्तराखंड सचिवालय में ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में मंत्री ने परिषद में अब तक किए कार्यों की समीक्षा की, साथ ही भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मंत्री ने जेई और रोजगार सेवकों के रिक्त पदों की नियुक्ति जल्द करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मेरा गांव मेरी सड़क योजना के मानक निर्धारित करने के भी निर्देश जारी हुए हैं। रोजगार गारंटी परिषद की बैठक यहाँ पर आहुत की गई थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारीगण और सभी माननीय सदस्यगण यहाँ पर मौजूद थे। और समीक्षा में ये पाया गया कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में केंद्र के औसत से हमारा प्रदेश आगे चल रहा है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। वहीं जो माननीय सदस्यों के सुझाव आए, हमने उनको समाहित करते हुए निर्देशन जारी कर दिए। जैसे सुझाव आया कि हमारे जो रोजगार सेवक हैं उनके 671 पद रिक्त हैं। हमने सभी जिलों को निर्देशित कर दिया है कि उनको जिले के स्तर से उनकी भर्ती की जाए। रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की बैठक हुई है। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने दवा विक्रेताओं को चेतावनी दी है। प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई। दवा विक्रेताओं को साफ सफाई के निर्देश जारी हुए। रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की बैठक हुई है। औषधि नियंत्रक सुधीर कुमार और ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। इसमें ड्रग्स माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी गई है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने लाइसेंस की आड़ में प्रतिबंधित दवाइयां बेचने वालों को कड़ी चेतावनी दी है और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। साथ ही होलसेलर्स को बिना वैध लाइसेंस वालों को दवाइयां ना देने की हिदायत दी गई है। और देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों पर है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों की बैठक ली है। मीटिंग में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। पदक विजेता खिलाड़ियों को दिया जाएगा दुगना इनाम भी कहा गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में खेल मंत्री ने अधिकारियों को आयोजन से जुड़ी सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान रेखा आर्य ने हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्टेडियम के बजट और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जमीन हस्तांतरण का काम तेजी के साथ करने के निर्देश दिए। बता दें कि राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के जरिए किया जाएगा। 26 अक्टूबर से पहला ट्रायल आयोजित होगा, जिसमें राज्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को दुगना नकद इनाम दिया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि इस बाबत विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव को लेकर अब अंतिम निर्णय वित्त विभाग की ओर से लिया जाएगा। देखिए, मीटिंग हुई है और मीटिंग में जो निर्देश जरूरी थे वो जारी हो चुके हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, विचार विमर्श किया है और तमाम अधिकारियों को जो जरूरी दिशा निर्देश थे वो जारी कर दिए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों पर नजर आ रही है और उसी के मद्देनजर ये बैठकें लगातार हो रही हैं। अधिकारियों के साथ खुद मंत्री जो है वो मुलाकात कर रही हैं। राष्ट्रीय खेलों के निमित्त खिलाड़ियों के चयन के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में उनके पदाधिकारियों के साथ में आज बैठक आहूत की गई है और उस बैठक में खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा इसको लेकर चर्चा हुई है, जिसमें प्रारंभिक चयन ट्रायल का आयोजन से लेकर फाइनली चयन करने तक किस समय से लेकर किस समय तक में ये प्रक्रिया की जाएगी अथवा उन बच्चों के कैंप कब से हम लोग लगाएंगे, ये आज डिस्कस हुआ है।
और ये सहमति बनी है कि 26 अक्टूबर से बच्चों का पहला कैंप लगेगा और वो कैंप जो है उन बच्चों का रहेगा जिन्होंने स्टेट गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। लक्सर पहुंची राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की है। बैठक में बीजेपी सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई है। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपडेट भी उन्होंने लिया है। बीजेपी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी कल लक्सर पहुंची थी, जहां लक्सर के निवर्तमान पालिकाध्यक्ष के कार्यालय पर उन्होंने विधानसभा स्तरीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बीजेपी सदस्यता अभियान पर समीक्षा की। इस दौरान राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने बताया कि उन्होंने सक्रिय सदस्यता अभियान की प्रदेश सह संयोजक के तौर पर इस अभियान में पर्यवेक्षण किया है। तो बीजेपी सदस्यता अभियान जो है जोरों पर चल रहा है अलग अलग स्टेट्स में, और इस बीच देखिए पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से अपडेट भी लिया है। राज्यसभा सांसद कल्पना यहां पर पहुंची थी और बीजेपी सदस्यता अभियान की तैयारियों को लेकर कहां तक इसका प्रोग्रेस हुआ है, इससे लेकर एक समीक्षा बैठक उनके द्वारा की गई है और जो पदाधिकारी है कार्यकर्ता है उन्होंने इस बाबत जानकारी उनसे ली है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र जीवित है। वहाँ जिस तरह से हमारा देश लोकतांत्रिक पद्धति से चलता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी चलती है। हमारे यहाँ 6 वर्ष की सदस्यता होती, हमारा वो समय समाप्त हुआ है तो नए सिरे से सदस्यता शुरू हुई। 2 तारीख को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदस्यता दिलाई और उसी दिन से पूरे देश में। रुड़की में टेंडर निरस्त करने से नाराज पार्षद महापौर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विकास कार्यों को रोकने का आरोप लगाया गया। रुड़की में टेंडर निरस्त करने से नाराज पार्षदों ने महापौर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। महापौर पर शहर के विकास कार्यों को रोकने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी हुई। पार्षदों ने कहा कि अगर टेंडर निरस्त करने का फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो आंदोलन और तेज करने को मजबूर होंगे। नगर निगम ने शहर में 6 करोड़ रुपए के 81 विकास कार्यों के लिए 3, 4 और 5 सितंबर को टेंडर जारी किए थे। खुली बोली से ये सभी टेंडर निकाल लिए गए थे। इन टेंडर्स में शहर के सभी 40 वार्ड से विकास कार्य शामिल थे, लेकिन महापौर गौरव गोयल ने ये टेंडर निरस्त कर दी। इसके विरोध में कल नगर निगम के कई पार्षद निगम गेट पर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। देखिए महापौर के खिलाफ जमकर यहां पर प्रदर्शन हुआ है। टेंडर निरस्त होने की वजह से महापौर पर तमाम जो पार्षद हैं वो भड़कते हुए नजर आए और इसी वजह से उन्होंने अपना विरोध जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। इस तरह से महापौर के खिलाफ ये तमाम पार्षद जो हैं ये सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। विकास कार्यों को रोकने का आरोप भी उन्होंने लगाया है और जिस तरह से टेंडर निरस्त हुआ है उसी बात से ये लोग नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कुछ एक तो स्ट्रीट लाइट्स को लेके ने बात कही अपनी, तो स्ट्रीट लाइट्स को लेके हम अभी कुछ डायरेक्ट परचेज भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे टेंडर प्रोसेस में है। एक जो पहला टेंडर हमारा हुआ था स्ट्रीट लाइट्स का, वो क्योंकि सिंगल बिड इसमें क्वालिफाई हो रही थी, इस वजह से वो हमें कैंसिल करना पड़ा और वो टेंडर हमने कर लिया है। क्योंकि दीपावली नज़दीक है और इस वजह से लाइट्स की आवश्यकता है, तो हम कुछ डायरेक्ट परचेज़ के माध्यम से भी लाइट परचेज़ कर रहे हैं। और उनका कुछ एक तो स्ट्रीट लाइट्स। हरिद्वार में किसानों को मिला मुआवजा। वन विभाग ने दिया है 27 लाख का मुआवजा। बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिया गया है। जंगली हाथी ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया था, जिसे लेकर अब वन विभाग ने किसानों को 27 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा खानपुर रेंज को 14 लाख और दूसरे नंबर पर हरिद्वार रेंज को 11 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। बता दें कि वन विभाग ने मार्च महीने तक के सभी मुआवजे दिए जाने का दावा किया है। चूंकि हाथी द्वारा ये फसलें खराब हो गई थी, ऐसे में वन विभाग ने किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसलों का कॉम्पेंसेशन दिया है। 14 लाख और 11 लाख सबसे ज्यादा जो है
जो कॉम्पेंसेशन है वो 14 लाख का दिया गया है। कुल 27 लाख का मुआवजा वन विभाग द्वारा दिया गया है। और इस बीच देखिए बड़ा दावा ये भी किया गया है कि मार्च महीने तक के सभी जो मुआवजे हैं वो दे दिए गए हैं। मुआवजे का भी जो है डिवीज़न स्तर से जो हमारे यहाँ से प्रकरण गए थे पूरे डिवीज़न स्तर के, अभी 27 लाख का पेमेंट करा गया है किसानों का। अभी तक मार्च तक जितना भी नुकसान किसानों का हुआ है सारा पेमेंट कर दिया गया। सबसे ज़्यादा इसमें जो मुआवजा जारी हुआ है वो खानपुर रेंज का 14 लाख का हुआ है और हरिद्वार का उसके बाद है 11,70,000 के लगभग, और बाकी जो है चिड़ियापुर, लक्सर और श्यामपुर रेंज का है। लक्सर में अवैध खनन का काम जारी है। निहंदपुर गांव के ग्रामीणों ने खनन के आरोप लगाए हैं। शमशान घाट की जमीन से निकाला जा रहा है खनिज। पूर्व प्रधान ने प्रशासन से की है खनन की शिकायत। शिकायतों पर सुनवाई न होने से नाराज ग्रामीण पूर्व प्रधान ने कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की धमकी तक दे डाली है। लक्सर के निहंदपुर गांव के पूर्व प्रधान शमीम अहमद और कुछ गांव वालों ने आरोप लगाया है कि बाणगंगा क्षेत्र के ग्राम समाज की जमीन और गांव समाज के तालाब से अवैध खनन का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधान ने आरोप लगाया कि शमशान घाट की जमीन से भी जेसीबी मशीन के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें शमीम अहमद ने प्रशासन को दी है। लेकिन शिकायतकर्ता का कहना है कि शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं अब पूर्व ग्राम प्रधान ने शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने पर लक्सर तहसील परिसर में आत्मदाह की धमकी दी है। मैं इस ग्राम पंचायत नैनपुर सुटारी में 3 बार लगातार प्रधान बना। ठीक है, मेरा काम था ग्राम पंचायत की जमीन की सुरक्षा करना और वो मैंने अपने टाइम में पूरी निभाई। अब प्रधान बन गया दूसरा, तब सो ये 20 बीघे का ग्राउंड था शमशान घाट का। आज आपने देख लिया मौके पर, सारा साफ कर दिया, सारा खोद को ले गए क्रशर पर। और ये जहाँ हम लोग खड़े, ये हरियाली योजना का यहाँ तालाब बने हुए थे, ये सारे खोद लिए। पिछले 6 महीने से जब व्यवस्था चली थी यहाँ, तो हमारी ग्राम समाज में बराबर खनन होता रहा है। यहाँ पे बराबर चल रहा है। कितनी शिकायत कर ली, कोई प्रशासन ने सुनवाई नहीं की इस बारे में। हरिद्वार में टैंकरों से खुलेआम तेल चोरी हो रही है। सूचना पर डिप्टी कलेक्टर ने छापेमारी भी की है। रंगे हाथों पकड़ा गया है एक ड्राइवर और क्लीनर। दूसरे टैंकर के ड्राइवर समेत 8 मौके से फरार बताए जा रहे हैं। हरिद्वार में भारत पेट्रोलियम के टैंकर से तेल चोरी का पर्दाफाश हुआ है। जीएम के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर मनीष सिंह ने छापेमारी कर भारत पेट्रोलियम के 2 टैंकरों से तेल चोरी करते हुए ड्राइवर और क्लीनर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। छापेमारी के दौरान वहां लगभग आधा दर्जन लोग मौजूद थे जो इस गोरख धंधे में शामिल थे। यह खुलासा हुआ है कि ड्राइवर और क्लीनर की मिलीभगत से तेल चोरी का ये खेल लंबे समय से चल रहा था। रोजाना नजीबाबाद डिपो से ये टैंकर लंढौरा के डिपो के लिए रवाना होती थी और रास्ते में तेल की चोरी की जाती थी। जिलाधिकारी को नजीबाबाद हरिद्वार हाईवे पर चिड़ियाघर में टैंकर से तेल चोरी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। देखिए, किसी गोपनीय व्यक्ति के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को सूचना दी गई कि ये लगातार पिछले कई वर्षों से, कई महीनों से यहाँ पे जो है जो टैंकर आते हैं बीपीसीएल के या अन्य के, उनमें तेल चोरी किया जाता है। और उस क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे निर्देशित किया गया और जब मैंने देखा कि यहाँ देखिए 2 वाहन खड़े हैं, यूपी 12BT3760 और दूसरा वाहन है यूपी 07CB2274 कि 2 टैंकर जो है रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। मौके पर जिला पूर्ति अधिकारी को भी बुलाया गया है। जिलाधिकारी महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दी गई है। बारातियों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया। टोल प्लाजा के 2 कर्मचारियों को जख्मी किया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी घटना। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हरिद्वार के रुड़की में दूल्हे के साथ बारात में जा रहे बारातियों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा काटा। विरोध करने पर कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट का पूरा घटनाक्रम टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस मारपीट की घटना में 2 कर्मचारी जख्मी हो गए।
हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। बारात में तकरीबन 12 से ज्यादा गाड़ियां बताई जा रही है, जिनमें तकरीबन 100 लोग सवार बताए जा रहे हैं। जैसे ही बारात की गाड़ियां करौंदी गांव स्थित टोल प्लाजा पहुंची तो महंगी गाड़ियों से वीआईपी बनने के चक्कर में दूल्हे के साथ बारात में जा रहे बारातियों ने टोल की वीआईपी लाइन को कैप्चर कर लिया और वीआईपी लेन बंद होने के चलते बैरियर हटाकर बाहर निकालने शुरू कर दिया, जिसका कर्मचारियों ने विरोध किया। जिसके बाद कार सवारों ने हंगामा किया, जिसमें 2 कर्मचारी जख्मी हुए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और देहरादून को नहीं मिली दिवाली स्पेशल ट्रेन। हरिद्वार से चलेंगी 2 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन। सभी ट्रेन में सीटें फुल, वेटिंग लिस्ट भी लंबी है। हरिद्वार से हावड़ा के लिए चलाई गई ट्रेन। हरिद्वार से मुजफ्फरपुर जा सकेंगे यात्री। दिवाली के लिए देहरादून से कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलेगी। रेलवे ने 2 अतिरिक्त ट्रेनें हरिद्वार से चलाने का फैसला लिया है। इनमें एक ट्रेन हरिद्वार हावड़ा स्पेशल, जबकि दूसरी हरिद्वार से मुजफ्फरपुर के लिए चलाई जाएगी। बता दें कि गर्मी की छुट्टियों में देहरादून को 2 स्पेशल ट्रेन मिली थी। इनमें देहरादून से एक ट्रेन हावड़ा तक तो दूसरी मुजफ्फरपुर तक चलाई गई थी। अब त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। गोवर्धन पूजा, धनतेरस, दिवाली, भैया दूज और उसके बाद छठ पूजा है। इसके चलते अभी से लोगों ने अपने घरों को जाने की जो तैयारियां हैं, जो प्लानिंग है, वो शुरू कर दी है। लोग ट्रेनों में सीट बुक कर रहे हैं, लेकिन सीट नहीं मिल रही है। ट्रेनों में सीट के लिए वेटिंग लिस्ट काफी लंबी हो रही है। इसी के चलते देहरादून से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की जा रही थी, लेकिन दून को अतिरिक्त ट्रेन नहीं मिल पाई है। हालांकि रेलवे ने समर स्पेशल के दौरान जिन 2 ट्रेन को चलाया था, उन ट्रेन को हरिद्वार से चलाया गया है। हरिद्वार में त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे ने 2 अतिरिक्त ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। लक्सर विकासखंड में ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग ने महोत्सव का आयोजन किया है। क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी अवनीश कुमार के नेतृत्व में महोत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी नेता प्रमोद खारी और ब्लॉक प्रमुख ने किया है। युवा महोत्सव में कई छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। उत्तराखंड की संस्कृति के साथ साथ अन्य प्रदेशों की संस्कृति के लोकगीत भी कार्यक्रम का आकर्षण का केंद्र बने। बीजेपी नेता प्रमोद खारी और ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हर्ष कुमार दौलत ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायक होंगे और छात्र छात्राओं के लिए दबी हुई जो प्रतिभा है वो आगे जाकर प्रदेश का नाम रोशन करेगी। पहले तो सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधु का स्वागत करता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से ये जन जन तक पहुंचने का काम आपके माध्यम से हो रहा है। और साथ में मैं महाविद्यालय के हमारे श्री अंकल जी, श्री गोपाल अग्रवाल जी, और हमारे आज के जिला युवा कल्याण अधिकारी श्री मुकेश भट्ट जी के साथ साथ हमारे पांडे जी भी सभी लोग पहुंचे हैं। मैं सभी जितने भी हमारे इसके आज कार्यक्रम के संयोजक हैं, और इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है विकास खंड के स्तर पर, तो वो इतना स्थानीय की जिसके माध्यम से प्रतिभा निखर के आ रही है। और मैं चाहता हूँ कि आज विकास खंड के स्तर आचार में हो रहा, मैं चाहूंगा कि ये प्रत्येक कॉलेज में ये आयोजन किया जाए, जिससे हमारी प्रतिभाएं, जो छिपी प्रतिभा है, वो सामने आ सके। यूथ फेस्टिवल जो है केंद्रीय सरकार की योजना है, इसमें ब्लॉक लेवल से लेकर और देश तक जो है प्रतियोगिताएं होती है। इसमें बहुत सारी प्रतियोगिता है, लोकगीत जो हमारे हैं और जो लोक संस्कृति हमारी संरक्षित रखी जाती है इसके माध्यम से। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें क्लासिकल नृत्य, क्लासिकल सॉन्ग, इंस्ट्रूमेंटल प्ले करना, कविता, कहानी, फोटोग्राफी, और जो कृति होती है, जैसे कोई एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई अच्छा काम कर रहा है या कोई उद्यानीकरण का अच्छा काम कर रहा है, वो भी अपने मॉडल चार्ट यहाँ दे सकते हैं। इस साल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने थीम दी है इसकी, वो साइंस थीम दी है, यूथ विद इनोवेटिव, जो उनके साइंस में प्रयोग चल रहा है उसके लिए चलिए। 2 दिन पूर्व हमने यहाँ पर अभी एक रुड़की में साइंस का मेला भी लगाया था।
देखिए, सबसे पहले तो मैं युवा कल्याण परिषद द्वारा जो एक कार्यक्रम रखा गया था युवा महोत्सव का, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे जो यहाँ के सम्मानित अधिकारीगण हैं उनको बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो ये रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हर स्टेट के, हर राज्य के रंगारंग कार्यक्रम जो संस्कृत को बढ़ावा देने के अवसर पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत हम लोगों ने बहुत आनंद लिया यहाँ देख के, संस्कृत को देखते हुए। हर तरीके का जो कल्चर हमारे यहाँ प्रोसेस होता है, खासकर हमारे उत्तराखंड का जो कल्चर है वो किसी भी राज्य में नहीं है। तो मैं पुनः युवा कल्याण विभाग को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। हमारे जो अधिकारीगण हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ऐसे ही हर साल इस तरह से ही अक्सर कार्यक्रम संचालित होते रहे। इतना बढ़िया सरकार मंच दिया है, ब्लॉक लेवल पे दिया है, ग्राम स्तर पे दिया है कि जितने भी बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभा निखार सकें। और इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं हर्ष कुमार दौलत जी, मुझे तो डबल खुशी है क्योंकि वो ब्लॉक के प्रमुख भी हैं, प्रथम नागरिक भी हैं और मेरे भतीजे भी हैं। इसलिए मुझे इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात होगी। और मैं चाहूंगा अपने इसके लिए शुभकामनाएं भतीजे के लिए कि और ऊंचाइयों पर जाए। उत्तराखंड दुग्ध उत्पादन में लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार इसे और आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि 2021-22 में जब उन्होंने इस मंत्रालय को संभाला था तो उस समय उत्तराखंड का आंचल दूध है से लेकर की काफ़ी शिकायतें थी, लेकिन उन्होंने इन शिकायतों को दूर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले उत्तराखंड के दुग्ध संघ नुकसान में थे, लेकिन आज के समय में सभी मुनाफे में है। उत्तराखंड ने 2,60,000 लीटर दूध की लिमिट टच की है। पिछले 3 साल में पशुपालकों के लिए, दुग्ध पालकों के लिए और मत्स्य पालकों के लिए की है, उसकी एक छोटी सी ब्रीफ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कि सबसे पहले कि जब ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2022 में बनी तो हमारा जो दुग्ध का रेट था, जिलों का जो प्राइसिंग थी वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से लोग आंचल को दूध देना पसंद नहीं करते थे। वो प्राइवेट ब्रांड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते थे। और हमने इन 2.5-3 साल की सरकार में 8 से 11 रुपए की हर जिले में दूध की प्राइस की वृद्धि करी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पहली बार उत्तराखंड में आंचल ने 2,60,000 लीटर का एक लेवल टच किया, जो कि ऑल टाइम हाई है हमारे लिए। जब से उत्तराखंड बना है तब से लोगों को जब अच्छा प्राइस मिलना शुरू हुआ और वृद्धि हुई तो उन्होंने हमको दूध देना शुरू किया। उसके पहले एवरेज 2000 से लेके 2022 तक जो दूध के रेट में वृद्धि होती थी वो 1 से सवा रुपए पर साल की लगभग एवरेज वृद्धि के हिसाब से होती थी, लेकिन इन 2.5 सालों में हमने 8 से 11 रुपए की वृद्धि करके लोगों को एक राहत देने का काम किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।